देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर उठने लगा है। ताजा मामला दिल्ली देहात के कैर गांव का है, जहां पर एक 26 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध हालत में मिली लाश को लेकर है। जहां एक और परिवार वाले उसकी हत्या का दावा कर रहे हैं, वहीं पुलिस अभी तक उसकी हत्या के सुराग तलाशने में जुटी हुई है, जिससे परिवार वाले पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं है। पूरा मामला नजफगढ़ क्षेत्र के थाना जाफरपुर के अंतर्गत आने वाले कैर गाँव का है, जहां रहने वाले 26 वर्षीय नौजवान विशाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव से बाहर खेतों में मिलता है। 3 बहनों के इकलौते भाई और मां बाप का अकेला आंखों का तारा। विशाल के परिजनों का दावा है कि 15 अप्रैल की शाम को विशाल के मोबाइल पर किसी का फोन आया था और उसी से मिलने विशाल अपनी मोटरसाइकिल लेकर उससे मिलने गया था। शाम को मां को विशाल का कॉल आता है, मुझे बचा लो मां, ये लोग मुझे मार देंगे। जिसके बाद विशाल का फोन बंद हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ था उसके साथ, उसी का सस्पेंस अभी बना हुआ है। इस मामले की सूचना जाफर पुलिस थाना को दी गई, जिसमें पुलिस ने विशाल की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर ली गई। लेकिन उस समय विशाल के परिवार में मातम सा फैल गया जब 17 अप्रैल को विशाल का शव कैर गांव के नजदीक ही खेतों में मिलने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई। लेकिन लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी विशाल के कातिलों का सुराग नहीं मिला है। अपने घर के चिराग को खोने के बाद विशाल के परिजन न्याय पाने की उम्मीद में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कब कोई मसीहा आएगा और उन्हें न्याय दिलाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जहां एक मां के बेटे की हत्या कर दी जाती है और जो है उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आइए जानते हैं इनकी मां से कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 15 तारीख का दिन था, वो क्या था, किस तरीके से क्या हुआ था उस दिन? मेरा बेटा घर से निकल के गया था सुबह, फिर उसके बाद दोपहर में फिर आ गया था वापिस। तो यहाँ से 4 साढ़े 4 बजे निकला। बोला मम्मी मैं 1 घंटे में वापिस आ रहा हूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। 3 बजे हमारे गांव में पैसों का लेन देन था पंडितों से, उनसे क्या सुनी हुई तो उन्होंने ये बोला कि आज है ना शाम को तू वापिस नहीं आएगा। तो मैंने बोला बेटा तू अब मत जा, तेरी क्या सुनी हुई है। बोले मम्मी ईंट बगा के मारे थे ब्राह्मण, मगर नहीं जाना बेटा, बिल्कुल भी नहीं जाना, अगर नहीं 1 घंटे में आ जाऊंगा। तो उसके पास मैं फोन करती रही बार बार, बेटा आ जा, कहाँ है। मेरा मन घबरा रहा था, उनके बच्चे जा रहे थे बाइक पर हेलमेट लगा लगा कर। मैंने सोचा नहीं कभी कोई ऐसी बात नहीं हो जाए, तो मेरा मन अंदर से ये हो रहा था बेटा आ जा घर पर, बेटा आ जा घर पर। तो वो यूँ कर रहा था आ जाऊँ मम्मी, अभी आया अभी आया। तो फिर उसके बाद उसने फ़ोन पे 8:15 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन करे, 8:14 पर, मम्मी मैं तो उठा लिया पंडिता ने, मेरे को तो मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद मैं भागी भागी इसके पापा के पास गई। इसके पापा को बोला कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि बेटा कहाँ है। तो मेरे बेटे ने बोला कि नहीं पापा बचा लो, पापा बचा लो। हमने 100 नंबर पर कॉल किया, मेरे हस्बैंड भागे भागे पंडितों के पास गए, उनके घर पर बिल्कुल नज़दीक था, कि बता दो मेरा बेटा कहाँ है। उनकी औरत बोली मारांगे, क्यों गया था हमारे प्लॉट पर, मारांगे उसको, बिल्कुल भी छोड़ांगे नहीं। हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया तो मेरे बेटे ने बोला था कि जड़ोदे की तरफ ले जा रहे हैं हम। पहले तो हरिदास थाने में गए, फिर उसके बाद जाफरपुर थाने में गए। जाफरपुर वाले को हमने बताया कि हमारी किडनैपिंग की वो लिखो, उन्होंने हमारी मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखी। और जिस दिन मेरे बेटे की बॉडी मिली उस दिन उन्होंने मिलने के बाद में रिपोर्ट लिखी, और कोई भी कार्रवाई पुलिस ने हमारी नहीं की है। शायद उनसे मिली भगत हो जिसने भी, हम ये नहीं कह रहे किसने किया है मेरे बेटे के साथ। क्या सुनी तो वो पंडितों से हुई थी। हम तो ये कह रहे हैं पुलिस की साठगांठ है। एक भी किलो 1 महीना हो गया मेरे बेटे को, कल 1 महीना हो जाएगा, 1 किलो नहीं मिला है। उसकी बाइक तक भी बरामद नहीं की है और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। पुलिस प्रशासन सो रहा है या क्या कर रहा है। हम ये मैं ये कह रही हूँ पुलिस प्रशासन से, सरकार से, सीएम से, पीएम से, कि मेरे बेटे की उचित कार्रवाई की जाए, उसको न्याय दिलाया जाए। और दोषी जो घूम रहे हैं मेरे को धमकी दे रहे हैं, मैंने अपना गांव भी छोड़ दिया कर, उन्होंने ये बोला था कि तेरी माँ को भी मारेंगे। और मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल सीधा बोला है, उसको तो वे कुछ कहेंगे नहीं, उन्होंने पता है कि इसकी माँ बदला
नहीं लेगी तो कार्रवाई जरूर करेगी, घूम कर करे। मेरे को ऐसा कर दिया कि मेरे को बार बार धमकी दे रहे हैं, अब कहीं भी मिल जाए वही नहीं छोड़ना इसको। और खुलेआम घूम रहे हैं, दोषी हैं जो जिन्होंने मेरे बेटे के साथ करी, वे खुलेआम घूम रहे हैं। उनको पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, आज तक कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारे पास कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। और उसकी हालत ऐसी थी मेरे बेटे की, कि उसके पैरों में तो जूते थे, 11 नंबर के जूते आते थे उसके, बहुत लंबी हाइट थी, 6 फुट 2 इंच का था। और उसकी पैंट उसके साथ में पड़ी हुई है। नाम क्या था बेटे का? विशाल नाम था मेरे बेटे का। और घर में एज क्या थी बच्चे की? 26 साल। और मोनी बुलाते थे उसको हम प्यार से घर में, गांव के बच्चे मोनी बोलते थे उसको। शादी वगैरह हो गई थी? शादी नहीं हुई थी। उसने एक लड़की की शादी लव मैरिज की थी 11 तारीख को। हाँ। हमने उसको कोर्ट में की थी उसने, और उसको 2 घंटे के अंदर वापस छोड़कर आ गया था कि मैं तेरे को धूमधाम से लेकर जाऊंगा जब तेरे पापा मम्मी घर वाले बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और वो उन सब बातों का मेरे को पता था कि अब शादी कर रहा है, सब हर चीज़ का पता था। उसकी मम्मी को भी पता था, लड़की को भी पता था। 11 तारीख को शादी होती है और 15 तारीख को उसकी हत्या हो जाती है बच्चे की। हाँ जी। तो हम तो दोनों एंगल से कह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ से करो, हमने तो कोई भी बात नहीं छुपाई। सिर्फ हमारे को पता था इस बात का, मेरे को और मेरे बेटे को और इसके पापा को इस बात का, उधर लड़की वाले को भी पता था कि शादी कर रखी है। हमने तो ये भी नहीं कही कि भाई छुपाओ किसी बात को, हर एंगल से हमारी जांच करो। हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, जो भी पूछोगे। पर प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुन रहा। अभी तक आपने कहाँ गुहार लगाई है? हमने पहले तो यहाँ थाने में गए थे, 3 दिन तक यहीं बैठे रहे। 3 दिन तक कोई सुनाई नहीं हुई। बेटे की बॉडी मिलने के बाद भी हमारे को वहाँ से भगा दिया, जाओ गेट बंद कर लिए थाने के SHO ने। और फिर उसके बाद हम DCP सर के पास गए, DCP ने हमारी सुनाई की। फिर हम आगे भी जा रहे हैं कि भाई हमारी सुनाई करो। सब सागरप्रीत हुड्डा के पास गए थे, स्पेशल CP है जो। और आगे भी जाऊंगी जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा। आप ये बताओ कि अगर एक जगह की हो तो आप जब सब जगह गए तो आपको क्या कार्यवाही का भरोसा दिया गया, किस तरीके से कार्यवाही करने के लिए बोला गया? उन्होंने यही बोला है कि मैं ये कह रही हूँ कि हमारे को अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसे बोला गया है, करेंगे थाने वालों को बोल रहे हैं यहाँ जाफरपुर थाना को, और ये कुछ कर नहीं रहे। तो हम यही कह रहे हैं प्रशासन से कि सरकार से यही अपील करती हूँ मैं कि अगर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो मेरे बेटे को किसी क्राइम में या ऐसी एजेंसी को दिया जाए जहाँ पे अच्छी तरह से जांच हो, मेरे बेटे की निष्पक्ष जांच हो और जल्दी हो। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है केस में? नहीं, इसमें है ना गिरफ्तारी एक की हुई है और उनके 6 के नाम थे और उनके सबके लोकेशन वहीं के दिखा रहे हैं जहाँ पे मेरे बेटा छुप रहा था, भाग रहा था। सबकी वहीं की लोकेशन है और सिर्फ एक को गिरफ्तार किया बिना सबूत के। और अभी तक जो इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में क्या आपको कहा गया है? इसको क्यों गिरफ्तार किया है, किस तरीके से, क्या सबूत मिले हैं उसके खिलाफ? यूँ कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और हमने तो बस ऐसा ही कर लिया। धमकी के आधार पर बस, और कुछ कोई सबूत नहीं है। तो हमने ये बोला कि उनकी लोकेशन भी वही है, CDR में भी वहीं की लोकेशन निकली है, उनके फ़ोनों पर भी बातचीत हो रही है आपस में चारों भाइयों की। और जिसको ये कह रहे थे कि हमने तो इसको बेदखल कर रखा है। और उनका एक लड़का है, उसके साथ कम से कम 25 बच्चे बाहर खड़े थे थाने के सामने और वो मेरे को धमकी दे रहे थे, इनका नाम क्यों लिखवाया तुमने। उनके साथ एक लेडीज थी, एक जेंट्स था और मेरे को वे धमकी दे रहे हैं कि भाई तू देख लिए तो लड़के को मिल जाएगा, देख लेंगे तने, इनका नाम लिखवाया था। मेरे पड़ोस का है एक दिल्ली पुलिस से रिटायर कुलदीप सिंह, उसने उनकी तरफ से गया था वो उस टाइम। तो अगे मतलब ठीक है, ऐसे नहीं है। जब उसने बाहर निकल के ये देखा है मेरे को ही धमकी दे रहे हैं उनके बच्चे, तो उसने ये बोला है अब भाई ये गलत बात है, ऐसे मत बोलो जो तुम इनको धमकी दे रहे हो। ये बुजुर्ग है, ये बेचारी अपनी बेटे के लिए कुछ तो करेगी कार्रवाई अगर उसका फोन आया तो। एक बात बताओ, आपने जब पुलिस कंप्लेंट जब करी, मिसिंग की कंप्लेंट लिखी गई, तो उसमें क्या जब उनको मिली डेड बॉडी तो उनकी तरफ से खुद फोन आया या आपने खुद बताया? किस तरीके से पता चला आपको कि ये चीज हो गई है? हम
4 बजे वहां से वापस आ गए मिसिंग थे। की तो लिखी नहीं रहती भैया, मिसिंग की भी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखी उन्होंने, हमारी कंप्लेंट ही नहीं लिखी, कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखी हमारी। जब डेड बॉडी मिल जाती है तब उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी है। जब हम 4 बजे तक वहाँ बैठे रहे, 3-4 बजे तक शाम के, तो हमारी कंप्लेंट ही नहीं लिखी गई थी। जब हम बोले हमारे पास कोई फ़ोन आ गया, आप जाओ, फिर हम आपको बुलाते हैं थोड़ी देर में। फिर हम घर पहुँचे ही थे, तभी उन्होंने फ़ोन किया कि आ जाओ, पहचान करो। हमने कपड़ों की बता रखी थी, ऐसे कपड़े पहन रखे थे मेरे बेटे ने, ऐसी शर्ट पहन रखी थी, ऐसे जूते पहन रखे थे। उसके आधार पर फिर हमारे को बुलाया है, उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट लिखी है। तो आप बताएं, आप सिस्टर हैं? हाँ, मैं विशाल की, हम 3 बहनें हैं, उनमें से मैं सबसे छोटी बहन हूँ उसकी। और उसका उस दिन 4:30 बजे मेरे पास फोन आया था, और जो पैसों का लेन देन था उसके बारे में उसने कहा कि बहन, मैं ना अभी मैं ये मत सोचना अगर मैं मर जाऊं तो कि मैं अपनी जिंदगी नहीं जी चुका हूँ। मैंने अभी मेरी शादी भी हो गई, मैंने ये नहीं है कि मैं कवारा मरूंगा। मैं बोली भाई ऐसे मत कह, और ना क्या बात हुई है? तो बोला कि ये ना ये जो पंडित है ये मेरे को मरवाएंगे। मैं बोली कि भाई तू है ना 10 कदम उससे दूरी मेंटेन रखा कर, वैसे ही तो है, कोई बात नहीं। और अभी हम दिल्ली पोस्टिंग आए हैं, मैं खुद उनसे बात करूंगी, तू मुझे 1 महीने का टाइम दे दे और तुमसे दूरी रहा कर। तो वो मुझे बोला मैं तुझे 30 दिन का नहीं 40 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तो मैं बोली ठीक है भाई, या तू मेरे पास आ जा। तो बोला मैं डर डर के थोड़ी रहूंगा कि मैं घर से भी नहीं निकलूंगा, पर है ना मेरी बात याद रखना, ये पंडित मुझे मरवा देंगे, ये रमेश सुदेश, चारों भाइयों के लिए उसने कहा। बोला आज उसने मुझे ये कहा है कि आज तो गांव में वापस नहीं आएगा। तो मैंने सोचा मेरा भाई ऐसे ही कह रहा है, तो मैं उसी पे डांट लगाती रही। 8:20 के आसपास मम्मी ने मुझे फोन किया कि भाई का फोन आया है और ये कह रहे हैं कि मुझे ये लोग मरवा देंगे। तो अगर मैं भी मम्मी का भी सोचूं कि याद नहीं है उनको कुछ भी है, पर मेरे भाई ने मेरे से आखिरी बार बात करते हुए इन्हीं का नाम लिया था। फिर मैं रमेश और सुदेश जयपाल के 4 भाई हैं, योगेश और 2 के बच्चे हैं। तो जब मेरे भाई ने आखिरी बार मुझसे बात करके ये कहा यार मैं उसको फिर भी न्याय नहीं दिला पा रही, तो 1 महीना हो गया उस चीज को। और मैं हर जगह डीसीपी ऑफिस में, स्पेशल सीपी, हर जगह जा चुकी हूँ, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और डीसीपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है? डीसीपी सर ने पहली बार जिस मैं गई, सर ने कहा 90% मेरी टेबल पे न्याय मिलेगा आपको, कोर्टों में न्याय नहीं मिलता है। मुझे पूरा विश्वास हुआ था कि ये डीसीपी सर बहुत अच्छे हैं और न्याय दिलाएंगे, पर है ना मैं 4 बार जा चुकी हूँ। मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर एक बार मिलके मुझसे अच्छे से बातें कर लो, अच्छे से मैं जो कह रही हूँ उन पे ध्यान दो। जब 15 तारीख को मम्मी ने मुझे बताया, मेरे हस्बैंड मेरे जियाजी दोनों आए इधर थाने में, कोई ना अगर जब मेरा भाई बोला है मैं मर रहा हूँ तो उस टाइम पे पुलिस वालों का काम बनता था कि वो नाकाबंदी करा के आसपास के एरिया में ये देखते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। सुबह जब मेरे हस्बैंड मेरे जियाजी मम्मी सब उसके दोस्त के पास पूछताछ की है सबके पास, तो एक रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग के बिहार पे मैं जो एरिया भाई ने बताया था कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ अपने दोस्त को, मैं स्कूटी से आई, मेरी बहनें आई, मैं उस एरिया में चप्पे चप्पे में घूमी हूँ 3-4 घंटे कि ये मेरा भाई है। अगर किसी ने मेरे भाई को देखा हो तो बता दो, किसी ने देखा हो तो मेरा भाई नहीं मिल रहा कल रात से। तो वहाँ पे किसी के घर पे भंडारा था और वो एक टेम्पो लेके टेंट का काम करने आया था। वो बोला कि मैंने इस लड़के को 9 फीट की दीवार खेतों से कूदते हुए देखा था। अब उस जगह पे गए, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, पुलिस वालों को बताया। जब मैंने उनको सुबह 1-1:30 बजे बताया है कि यहाँ पे मेरा भाई कूदा है, उसके 3-4 घंटे बाद सिर्फ एक हेड कांस्टेबल आया था पूछताछ करने, लिख के ले गया। मैंने कहा कि सर क्या पे पीछे खेत है, एक बार जाके देख लो, थोड़ी कार्रवाई करो, क्या पता कुछ मिल जाए मेरा भाई तड़पता हुआ। अगर थाने से देखते ना तो हम अपने भाई को आखिरी बार देख पाते, सिर्फ उनकी वजह से। जिसने मारा ठीक है वो हमें नहीं पता चल रहा, पर अगर थाने वाले उचित टाइम पे कार्रवाई करते हम अपने भाई को देख पाते। हम अपने भाई को देख भी नहीं पाए, ऐसे आया था वो आखिरी बार, और जिसका जिंदगी भर में ये रहेगा कि हम उसको देख नहीं पाए। मैं 17 तारीख को थाने में गई थी शाम को, जब मेरे भाई का मुझे पता चला कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, मैं थाने में से मैं बोली मुझे सच्चा सर से मिलवा दो। अभी तक जो पूरी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी पोस्टमार्टम की? नहीं आई हुई है अभी तक। विजरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।
और 15 तारीख से लेकर के आज 13 तारीख तक कोई भी जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से नहीं आ पाई है पोस्टमार्टम की, और इनका जो है पूरी तरह से जो जाते हैं कहीं भी चक्कर लगा रहे हैं एक न्याय पाने के लिए। क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से इनका यही वो मानना है कि भाई यही जानना चाहते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था हमारे बच्चे के साथ जो इस हालत में वो मिला। क्या हुआ था? सर उसने हमारे पुलिसों से पैसे का लेना देना है 10 लाख रुपए का, और उसने दोपहर को झगड़ा हुआ था और उन्होंने धमकी दी इस लड़के को कि आज तेरे को छोड़ेंगे नहीं। उसने भी कुछ कहा था, फिर उसने कुछ कहा, लेकिन लास्ट में उन्होंने शाम को वो लड़का घर आया था, घर आके दोबारा नजर पड़ गया है, किसी ने बुलाया क्या किया, उसके बाद वो उसका फ़ोन भी आया था मम्मी के फ़ोन पर, मम्मी के साथ में साथ मेरे लड़के सर पकड़े हैं, अब तुम आप बचा लो मेरे को, लेकिन नहीं बचा पाए। फिर वो भागी मेरे पास आई, मैंने उसको फ़ोन किया तो कितनी आवाज़ आई थी, पापा मर गया बस। उसके बाद उसका फ़ोन बंद। हमने सोनभर काल की पुलिस यहाँ घूमती रही, वहाँ तक मेरे पास पुलिस नहीं आई, हम ही ढूंढते रहे आप ही, लेकिन हमें नहीं पता लगा। रात को थाने में गए, थाने में रात को हमने उनका नाम भी बताया, इनके साथ ऐसे हुआ है, लेकिन उन्होंने रात को कोई एक्शन नहीं लिया।